नमस्कार, मैं क्रांति संभव। आप सभी का स्वागत है रफ्तार के उस एपिसोड में जिसमें हम कुछ नई सवारी लेकर आ रहे हैं और ढेर सारी खबरें भी हैं और साथ में आपके सवालों के जवाब भी। लेकिन फिलहाल हम पहुंचे हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसके बारे में शायद आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे, खासकर इस गाड़ी को देखकर। तो इसके बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है। रफ्तार में आज हम देखेंगे लैम्बोर्गिनी की नई पेशकश, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये है सबसे तेज प्रोडक्शन कार, नई हुराकान परफॉर्मांते। उसके लॉन्च रिपोर्ट के अलावा आज चलाएंगे हम एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ओकिनावा रिज। समझने की कोशिश करेंगे कैसा है ये पैकेज। वहीं ऑडी ने भारत में किए हैं 10 साल पूरे, लेकिन कहानी उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है उस कार की जिसे आज हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने। वो ऑडी कार जिसकी तस्वीर आज भी बहुत से लोगों के जहन में ताजा है, जिस पर पूरी टीम इंडिया चढ़ी थी और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में वो घूमी थी। जी हां, रवि शास्त्री की ऑडी और उनकी क्या यादें थी उससे जुड़ी, आज रफ्तार में उनसे पूछेंगे। और हां, आपके सवालों के जवाब तो होंगे ही। सबसे तेज प्रोडक्शन कार के दावे के साथ लैम्बोर्गिनी लेकर आई है अपनी हुराकान परफॉर्मांते, जो अब तक की सबसे ताकतवर V10 इंजन से लैस होने का भी दावा कर रही है। लैम्बोर्गिनी हुराकान परफॉर्मांते में लगा है 5.2 लीटर V10 इंजन और इससे ताकत निकल रही है 640 हॉर्स पावर की। ये कार अपने पिछले वर्जन यानी हुराकान से 40 किलो हल्की भी है और इसमें ज्यादा हॉर्स पावर भी है। और इस नए इंजन की बदौलत इस कार के प्रदर्शन को देख लें। 100 की रफ्तार पकड़ती है 2.9 सेकंड में, 200 की रफ्तार पकड़ती है 8.9 सेकंड में और टॉप स्पीड है 325 किलोमीटर प्रति घंटा। और इन सब के साथ अक्टूबर 2016 में इस कार ने जर्मनी की नामी न्यूरबुर्गरिंग में सबसे तेज लैप टाइम का रिकॉर्ड किया, 6 मिनट 52 सेकंड में, जो किसी प्रोडक्शन कार के द्वारा लिया गया सबसे कम समय है। आपको बता दें कि लैम्बोर्गिनी हुराकान परफॉर्मांते की एक शोरूम कीमत रखी गई है 3,97,00,000 रुपए मात्र। तो आज हमने हिंदुस्तान में हुराकान परफॉर्मेंते को लॉन्च करा है, जो कि फास्टेस्ट कार है इन टर्म्स ऑफ लैप टाइमिंग्स रेस ट्रैक पे। इस गाड़ी ने नürburgring सर्किट जर्मनी में 6 मिनट 52.01 सेकंड्स का एक नया लैप टाइमिंग्स का रिकॉर्ड बनाया है। ये गाड़ी एक तरह से जो लैम्बोर्गिनी की लाइट वेट टेक्नोलॉजी है, जो कि हम बोलते हैं कार्बन फाइबर फोर्ज कंपोजिट मटेरियल, उसको इस्तेमाल करके बनाई गई है, जिससे इस गाड़ी का वेट हमने और 40 केजीज कम करा है जो करंट हुराकान का है। प्लस इस गाड़ी के अंदर में हमने एक नई एरोडायनेमिक एक्टिव टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है जिसका नाम है आला, जिससे इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो ट्रैक के ऊपर में और रोड के ऊपर में एक नए लेवल पे पहुंच जाती है। ऑडी के लिए भारत में खास मौका था। इस मार्केट में कंपनी ने 10 साल पूरे किए। इस सालगिरह को मनाने के लिए कंपनी ने अपनी छोटी सेडान A3 के नए वर्जन का लॉन्च किया, जिसमें सेडान के साथ कैब्रियोले वर्जन भी नजर आया। नई ऑडी A3 सेडान में 2 इंजन विकल्प दिए गए हैं, 2 लीटर डीजल इंजन और दूसरा 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन। इनकी कीमतें 30,50,000 से 32,30,000 रुपए के बीच शुरू हो रही हैं। इनके इंजन आंकड़ों के ऊपर नजर डालते हैं और आप माइलेज के ऊपर भी नजर डालते हैं। अपने 10 साल पूरे होने पर कंपनी ने भारत में अपने बाजार को छोटे शहरों में भी बढ़ाने पर जोर दिखाया
और भारत में कंपनी के नए मुखिया की भाषा और बोल दोनों सुनकर लगेगा कि कंपनी ऑडी को केवल बड़े शहरों में सीमित लग्जरी ब्रांड नहीं रखना चाहती। हम लोगों ने लॉन्च किया ये पेट्रोल A3 में, इवन इन द Q3 द 1.4 टर्बो, we've launched पेट्रोल engines एंड हम लोग को पता था कि उसमें डीजल बैन के बाद कि ज़्यादा डिमांड होगा पेट्रोल में. सो वी हैव अ गुड बैलेंस नाउ एंड वी हैव अ गुड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फॉर डीजल एंड पेट्रोल. तो मतलब ये है कि हम लोग प्रिपेयर थे और हम लोग ज़्यादा पेट्रोल इंजन्स भी लॉन्च करेंगे ताकि कस्टमर के लिए चॉइस मिलेगी. अब देखिए 2017 हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल ऑडी रीलोडेड का साल है. तो हम लोग बिलीव करते हैं हिंदुस्तान में इस मार्केट को, क्योंकि अभी एक स्ट्रेटेजिक मार्केट है, स्मॉल मार्केट है, लेकिन इट विल ग्रो. वी विल बिलीव इन दिस एंड दिस इज़ व्हाई वी विल डेफिनेटली लॉन्च आल्सो लॉट मोर प्रोडक्ट्स दिस ईयर. 10 प्रोडक्ट्स से ज़्यादा हम लोग लॉन्च करेंगे इस साल. सो वी विल डेफिनेटली फोकस ऑन बीइंग अवेलेबल इन द मार्केट. लेकिन इस मौके पर सबसे खास मौजूदगी रही एक ऐसी कार की जो नई कार नहीं, एक बहुत ही पुरानी कार है. 30 साल से भी पुरानी तस्वीर है इसकी, लेकिन फिर भी बिल्कुल ताजा है, नई है. रवि शास्त्री को मिली ऑडी कार और हमने न सिर्फ उस कार को देखा बल्कि खुद रवि शास्त्री ने हमसे वो यादें बांटी कि जब वो कार उन्हें मिली तो क्या कुछ हुआ. आमतौर पर किसी भी गाड़ी कंपनी को अगर हम देखें तो ब्रांड एम्बेसडर्स उनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आते हैं और उन्हें अनुबंध के साथ लाया जाता है. लेकिन अगर हम इन शख्स को देखें तो रवि शास्त्री जी आज हमारे साथ मौजूद हैं. वैसे ही इतनी खास शख्सियत है पूरे हिंदुस्तान की और हम जैसे जो कार प्रेमी हैं, गाड़ी प्रेमी हैं, उनके लिए एक अलग मतलब है क्योंकि इनके पीछे आज वो गाड़ी हम देख पा रहे हैं जो कि हमने टीवी पे देखी थी, ऑडी 100, और इसी के ऊपर पूरी टीम इंडिया बैठी हुई थी और उसके बारे में बहुत ही दिलचस्प किस्सा आप बता रहे थे. इंटरव्यू आपका हो रहा था और अचानक आपने चाबी मांगी. हाँ, इयन चैपल कर रहा था मेरा इंटरव्यू, और जैसे मैं करता हूँ इंटरव्यू मैच के बाद प्लेयर्स के साथ, और मेरे ऐसा सोचो कि मेरे हाथ में चाबी है. मैं बात कर रहा हूँ उससे, विराट कोहली से, कि आप मैन ऑफ द सीरीज़ हो, आप आपको गाड़ी मिलने वाली. तो वैसे ही इयन चैपल मुझसे पूछ रहा था और मैंने जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा मुझे तो मैंने आवाज़ सुना पीछे. तो मैं ऐसा जब मुड़ के देखा, मैं बोला कुछ गड़बड़ हो रहा है. पूरे प्लेयर्स आ गए थे गाड़ी के सामने, तो मुझे लगा कि ये अंदर बैठ जाएंगे. तो अचानक मैंने इयन चैपल को बोला कि मैं चाबी ले सकता हूँ, तो उन्होंने दिया मुझे. ये नहीं सोचा कि मैं अब जो करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ, क्योंकि मैं उनको बोला कि मैं 2 मिनट के बाद आ रहा हूँ. मैं सीधे इस गाड़ी के अंदर गया. जब इंजन शुरू किया तब पेट्रोल टैंक थोड़ी सी हल्की सी वो नीडल मूव करने शुरू हो गई. तो मैंने चालू किया गाड़ी, पूरी टीम बैठ गई. जैसे आप देख रहे हैं पीछे, उधर जिमी बैठे हैं, उधर गाड़ी के सामने अपना सदानंद विश्वनाथ के साथ ऊपर बैठा है चेतन, मेरे ख्याल में शर्मा, ब्लू उसमें. मैं ड्राइवर सीट में था, गावस्कर इस तरफ है जो हाथ ऊपर उठा रहे. और ऐसे मेमोरीज तो भूल ही नहीं सकते. और मैंने पूरा एक चक्कर लगाया ग्राउंड. और उस वक्त आपने बताया कि आपको इस तरह की गाड़ी चलाने का अनुभव भी नहीं था. बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा सोचा ही नहीं था ऐसा गाड़ी मिलेगा. और उस समय जब इंडिया में गाड़ी लाना पड़ता था तो ड्यूटी बहुत ज़बरदस्त होती थी. तो मेरे ख्याल में जब राजीव गांधी ने मुझे कहा, प्राइम मिनिस्टर जी जब मुझे कहा कि हम सब ड्यूटी वेव किए हैं, तो उनके मुंह से और कोई शब्द निकलने से पहले मैंने कहा थैंक यू सर, कि ताकि वो माइंड चेंज करें. लेकिन आ गया, किस्मत की बात है. और वो आखिरी वाले देखेंगे आप, वहाँ पर 5,000 लोग आए थे डॉक में लेने के लिए. तो जब चाबी दिया मुझे हाथ में, तो मुझे हिम्मत नहीं था गाड़ी चलाने. कौन ले गया? नहीं, ऑडी वाले को ही बोला आप चलाओ मेरे घर तक, मैं 2-3 दिन थोड़ा मैं सोचने दो मुझे. जब कोई नहीं है स्ट्रीट्स पे 2-3 बजे रात को, फिर मैं चलाऊंगा, थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा. एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था सर आपसे कि इसके बाद भी गाड़ियां मिली हैं क्रिकेटर्स को, इसके बाद भी सेलिब्रेशंस ऐसे देखने को मिले हैं, लेकिन इस गाड़ी और उस सेलिब्रेशन में ऐसा क्या खास था जो आज तक इतना यादगार हम सबको लगा? मेरे ख्याल में पहला बार हुआ था, फर्स्ट टाइम नाइट क्रिकेट हो रहा था. इंडिया टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे, पाकिस्तान को हराए थे फाइनल में. तो मेरे ख्याल में वो जब हुआ पहला बार, वो नॉस्टैल्जिया इतना था कि मतलब जो जैसा बोलते हैं ना, जब पहला बार होता है वो आखिरी बार है. अच्छा. और अभी आप अंदर तो कई सारी नई गाड़ियां ऑडी की, उनमें से कौन सी पसंद है आपको? मेरा फेवरेट है Q7, क्योंकि वो साइज़ अच्छा है, स्पोर्टी है, लंबे किस्म के आदमी मेरे जैसे वो आराम से फिट होते हैं. मैं और सबसे छोटे वहाँ पे जो TT है, बहुत ही ज़बरदस्त कार.
एक बार टेक्निक सीख लिया अंदर जाने के लिए, एक बार अंदर बैठ गया तो फिर मैं वही पूछने वाला था आपकी हाइट को एक लेकर। बार बैठ गया ना अंदर, फिर जो भागती है वो गाड़ी जबरदस्त। जब भी कोई सवारी बिल्कुल पैक होकर हमारे सामने आती है और टेस्टिंग के पहले वो खुलती है तो बिल्कुल एक बच्चे के सामने खिलौने वाली फीलिंग आती है, और लगभग वही फीलिंग आई जब टेस्टिंग के लिए बिल्कुल नई सवारी हमारे सामने आई है। ये है ओकिनावा की रिज। आज इसे हम चलाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इतने सारे इलेक्ट्रिक स्कूटरों की भीड़ में ओकिनावा किस तरह अलग स्टैंड करती है। तो इस ओकिनावा रिज में क्या कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे वो हम एक बार नज़र डालते हैं। यहाँ मैंने इसे ऑन किया और मुझे स्पीडोमीटर नज़र आ रहा है, ओडोमीटर नज़र आ रहा है, बैटरी चार्ज का सिग्नल यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इंडिकेटर के लिए आप दोनों तरफ यहाँ इशारा देख सकते हैं। वहीं इस चाबी को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ और ये सीट खुल जाती है, और यहाँ पर चार्जर तो दिख ही रहा है आपको, जहाँ एक चार्ज में कंपनी दावा कर रही है कि लगभग 80 से 90 किलोमीटर ये जाती है। ये आप इसके बिजली की सप्लाई यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई के सर्किट ब्रेकर को देख रहे हैं। इसको मैंने ऑन कर दिया है और इसके बाद तो इसे आप चला के जा ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस रिमोट का क्या फंक्शन है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। जैसे अगर आप रिमोट से ही इसे ऑन कर सकते हैं इस बाइक को, और ये स्टार्ट हो गई। तो अब इस रिमोट के फंक्शन को मैं आपको बताऊँ। यहाँ अगर इग्निशन के साइन को मैं 2 बार दबाता हूँ तो ये बाइक स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद आप इसे लेकर निकल सकते हैं। वहीं इसके लॉक फंक्शन को आप देखें तो इसे आप लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं इस रिमोट के ज़रिए, और अगर आप किसी पार्किंग में इसे लोकेट करना चाहते हैं तो वो भी फंक्शन है। ये आवाज़ इस घंटी की आवाज़ से आप, या इस घंटी के निशान से आपको इसके लोकेशन का पता चल जाएगा। लेकिन आपने इसे लॉक किया, कोई इसे लेकर जा रहा है तो इसके पहिए के मोबाइल होने पर भी अलार्म बजने लगता है, और न सिर्फ अलार्म बजने लगता है कि आगे जाकर इसका पहिया लॉक भी हो जाता है। तो सुरक्षित बनाने की कोशिश की गई है, और ये फीचर ऐसा है जो मुझे लगता है कि इस तरह के ग्राहकों के जो आम यूज़र हैं उनके डेली यूज़ के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है, जिस तरह की ये सवारी है। तो जैसे आमतौर पर इलेक्ट्रिक स्कूटरों का होता है, सबसे मज़ेदार चीज़ जो सबसे पहले आपको महसूस होगी वो है शुरुआती आरपीएम से ही टॉर्क। यानी मैंने एक्सीलरेट किया और टॉर्क हमें मिल रहा है। ये एक मज़ेदार फीलिंग होती है शुरुआत में। तो सबसे पहले तो इसके नाम के बारे में आपसे बात कर लूं। नाम इसका ओकिनावा है, तो जिसे सुनकर लगेगा कि ये कोई जापानी कंपनी है, लेकिन दरअसल हिंदुस्तानी कंपनी है। मैंने भी वही सवाल किया था कि क्या ये जापानी कंपनी है, तो जवाब मिला ये हिंदुस्तानी कंपनी है, और इसका पूरा हिस्सा है, सारे जो हिस्से हैं वो हिंदुस्तान में ही तैयार हुए हैं। तो यहाँ से अब बात हम आगे शुरू करते हैं। 2015 से शुरू हुआ है इनका जो सिलसिला, इस कंपनी के प्रोडक्शन का सिलसिला, और कई और प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है, लेकिन कंपनी ने बताया कि फिलहाल यही एक सवारी है जिसे वो प्रोडक्शन में ला चुकी है। एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में लगभग 24 इनके डीलरशिप्स है, और इससे आगे कहानी कहाँ जाती है वो भी देखते हैं। तो इस ओकिनावा में राइडिंग के 2 मोड दिए गए हैं, एक इको मोड है और एक स्पोर्ट्स मोड है। और इको मोड में जब मैंने चलाया तो मुझे बताया गया था 35 तक की स्पीड ये पकड़ लेगी मैक्सिमम, लेकिन वहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटे का बोनस मुझे मिला है, 37 की रफ्तार तक गई है। लेकिन वो जो बोनस था वो कट गया स्पोर्ट्स मोड में, क्योंकि वहाँ पर लगभग 53 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर मैं पहुँचा। और इस तरह के स्कूटर के लिए
मुझे लग रहा है कि वो रफ्तार काफ़ी प्रैक्टिकल है। 50-55 की स्पीड में जब आप इसे लेके जा सकते हैं तो आप इसे काफ़ी अलग अलग माहौल में चलाने के लिए कॉन्फिडेंट होते हैं। तो उस हिसाब से मुझे इसका प्रदर्शन ठीक लग रहा है। तो इसकी राइड के बारे में अगर मैं कहूँ तो जैसा हमने इलेक्ट्रिक बाइक्स में बहुत सारी में देखा है, जो बॉडी होती है थोड़ी सी हल्की होती है और बैटरी का वजन कहीं ना कहीं उस पर हावी सा महसूस होता है, तो बहुत ज़्यादा संतुलन उससे महसूस नहीं होता। उसके अलावा जो सस्पेंशन होता है वो भी काफ़ी बेसिक सा मैंने अभी तक का एक्सपीरियंस किया। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे ज़रूर शुरुआती राइड में लगी कि जो पिछला सस्पेंशन है उसके ऊपर अच्छा काम किया गया, जिससे ये आरामदेह भी लगती है। यानी जो राइडिंग की जो फील है उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आम स्कूटरेट जैसे ही इसकी राइडिंग फील आपको महसूस होगी। रफ्तार तो वैसी नहीं होगी, लेकिन जो सस्पेंशन और हैंडलिंग है उस हिसाब से मुझे काफ़ी कंपेरेबल या उसकी बराबरी वाली मुझे ज़रूर ये लग रही है। तो आखिर में इस ओकिनावा रिज के बारे में रफ्तार की राय क्या है, ये हम ज़रूर आपको बताना चाहेंगे। इसके राइड ने मुझे इम्प्रेस किया है। अच्छी हल्की सी मज़ेदार सवारी मुझे लग रही है। फीचर्स भी इस सेगमेंट के लिए आपको जिस तरह से चाहिए वो देखने को मिल रहे हैं। फिनिश भी जिस कीमत में आ रही है उस हिसाब से आपको संतोषजनक लगेगा। बहुत ज़्यादा प्रीमियम या रिफाइंड आप इसके डैश को नहीं देखेंगे, लेकिन जिस सेगमेंट में आ रही है उस हिसाब से आपको ये अच्छी भी लगेगी और साफ़ सुथरी बनावट वाली लगेगी। जगह आपको इसमें काफ़ी दिया गया है, तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से भी अच्छी सवारी है। लेकिन इलेक्ट्रिक सवारियों में अगर हम बात करें तो ग्राहकों में सबसे बड़ा जो कंसर्न है अभी तक वो रिलायबिलिटी का ही रहा है। तो वहाँ पर जो ओकिनावा की सबसे बड़ी चुनौती होगी वो ग्राहकों का भरोसा जीतने की होगी। लंबे वक्त तक कितनी रिलायबल ये गाड़ी रहती है, वो उस सवाल का अच्छा जवाब कंपनी को ढूंढना पड़ेगा। रफ्तार में अब बारी है आपके सवालों के जवाब देने की। वही सवाल जो आप हमें ट्विटर या फिर फेसबुक के जरिए भेजते हैं। रोहन सैनी का सवाल सबसे पहले लेते हैं। वो एक कार खरीदने की सोच रहे हैं लगभग 9.5 लाख रुपए के बजट के साथ, और उन्होंने 3 कारों को शॉर्टलिस्ट किया है। Hyundai Elite i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट, फोर्ड फीगो एस्पायर और मारुति बलिनो। इन तीनों में से कौन सी कार आप चुनेंगे, ये रोहन हमसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ हम ये जरूर कहेंगे रोहन साहब की Elite i20 और बलिनो काफ़ी कंपेरेबल है, यानी एक दूसरे के आसपास की गाड़ियां हैं। एक प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी में दोनों आती हैं। फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, खूबसूरत भी लगती हैं, और कुल मिलाकर पैकेज देखें तो बलिनो थोड़ी सी 20 आपको लगेगी तमाम पहलुओं को देखने के बाद, लेकिन वेटिंग लिस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा हाल फिलहाल में हमने देखी है। वहीं अगर फोर्ड फीगो एस्पायर भी आपको पसंद है तो यहाँ पर उसके पास एक एडवांटेज है, और वो है बूट स्पेस का, और ड्राइविंग में भी आपको ये काफ़ी मज़ेदार लगेगी। तो अगर तीनों में आप कंफ्यूज हैं, आपको ज़्यादा जगह चाहिए या फिर एक्स्ट्रा बूट स्पेस चाहिए, तो फिर आप एस्पायर की तरफ रुख कर सकते हैं। अमित जान का सवाल है, एक पेट्रोल कार वो खरीदना चाहते हैं 5 सवारियों के लिए जो आरामदेह हो, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस हो, अच्छा बूट स्पेस हो। मेरा बजट लगभग 7.5 लाख रुपए का है और हर महीने 2000 किलोमीटर की ड्राइव उनकी होगी। क्या मैं मारुति इग्निस खरीद सकता हूँ? तो अगर केवल यही सवाल था अमित साहब, तो हमें लगता है कि 5 लोगों के लिए आरामदेह का मामला यहाँ पर थोड़ा फिट नहीं बैठेगा। थोड़ी सी मशक्कत हो सकती है 5 लोगों के लिए आराम से बैठने में। बाकी आप अगर इग्निस की तरफ देखें तो ये एक अच्छा पैकेज जरूर है। लुक इसका काफी नया है और फीचर्स के मामले में तो ये पूरी तरह से लैस है ही। हाँ, अगर आपको ज्यादा स्पेस चाहिए तो फिर आप बलिनो या Elite i20 जैसी हैचबैक की तरफ भी जा सकते हैं, या फिर आपको अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए तो थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर आपको i20 एक्टिव में मिल सकती है। तो इस हिसाब से आप देखें, इग्निस 4 लोगों के लिए आरामदेह गाड़ी होगी, आपके सभी जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन 5 लोगों के लिए थोड़ी सी मशक्कत हो सकती है।
आरिफ अजीज खान जानना चाहते हैं, रेनॉल्ट डस्टर और मारुति सुजुकी एस क्रॉस के बीच में दुविधा है। उनका बजट 10 से 11 लाख रुपए के बीच है। आपका सुझाव चाहिए तो हम आरिफ साहब सुझाव ये देंगे कि हाल फिलहाल में हमने काफी तस्वीरें देखी है नई एस क्रॉस की, खबरें आ रही हैं कि शायद ये अपडेट होके आए, तो एक नजर उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड के ड्राइव को हम यहीं रोकते हैं। कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। ट्विटर और फेसबुक के जरिए अपने संदेश आप हम तक पहुंचा सकते हैं। वहीं और बाकी जानकारियों के लिए आप खबर.ndtv.com के ऊपर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो पूरी टीम को अब दीजिए इजाजत अगले हफ्ते तक के लिए। गुड बाय, गुड लक, ड्राइव सेफ।